नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं गायत्री। लेकर आई हूं तेज रफ्तार से उत्तराखंड की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं खबरों के सफर पर। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर शाम 5 बजे थम गया चुनाव प्रचार। 3 दिन ड्राई डे का आदेश भी लागू हो गया है। 19 अप्रैल को 5 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान के लिए प्रदेश में कुल 11,729 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और ज्यादातर पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच चुकी है। वोटिंग के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हो पाए, इसके लिए सभी 13 जिलों में पुलिस जवानों के अलावा 293 फ्लाइंग स्क्वाड और 252 स्टैटिस्टिक्स सर्वेलेंस टीमें तैनात की गई हैं। 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। जो वोटर शाम 5 बजे से पहले लाइन में लग जाएंगे, वो वोट डालकर ही लौटेंगे। पिछले जब से आचार संहिता लागू हुई, पूरा उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट ने चुनाव आयोग के निर्देशन में जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनके निकट पर्यवेक्षण में और जो भी समय समय पे उनके दिशा निर्देश मिलते हैं हमको, उसके अनुसार हमने सारी तैयारी कर ली है। और हमारा उत्तराखंड का पुराना इतिहास रहा है कि यहाँ पे हमेशा बड़े शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हुए हैं। कभी भी कोई अप्रिय घटना कहीं से का कोई ऐसा वो नहीं हुआ है। तो इस बार भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारा चुनाव है बिल्कुल शांतिप्रिय और अच्छे वातावरण में। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तराखंड में बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी उम्मीदवारों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो उम्मीदवारों के लिए नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्टार प्रचारकों ने भी पूरा दम लगाया। बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए सीएम धामी ने रोड शो और रैलियों के जरिए वोट जुटाए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है और पूरे चुनाव में पूरे देश के अंदर एक ही बात है कि मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उत्तराखंड के अंदर भी 5 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जीतकर 400 पार का जो नारा है, वो 400 पार का नारा पूरा करने में उत्तराखंड की जनता सहयोग करेगी। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और स्टार प्रचारक सचिन पायलट भी आए। सचिन पायलट ने हल्द्वानी में रैली कर युवा वोटरों को साधा। और आप सब नौजवान से बोलना चाहता हूं, भविष्य आप लोगों का है, लेकिन ये जो दिल्ली के नेता केंद्र सरकार के हैं, 10 साल सत्ता में हो गए, अब कह रहे हैं 2047 में, अभी तो अमृतकाल चल रहा है, तो 10 साल में क्या क्या उसकी रिपोर्ट कर नहीं देंगे। 2047 में हम देश को विकसित बना देंगे, दूध की नदियां बहेंगी, पूरे अमन चैन हो जाएगा। 10 साल का जवाब नहीं मिल रहा। सरकार ने 10 साल रहने के बावजूद भी अब कह रहे हैं 5 साल का मौका और दो। खुद के लिए तो 15 साल, और जो नौजवान मेहनत कर फौज में जाता है अग्निवीर बनने, उसको सिर्फ 4 साल। ये कहाँ का न्याय है? फौज की भर्ती बंद कर दो, अग्निवीर लागू कर दो। हमारे नौजवान जो मेहनत कर देशभक्ति की भावना से सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उन भर्तियों को समाप्त करके सिर्फ अग्निवीर करना चाहते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हरिद्वार के भगवानपुर में बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हो गई। देखते ही देखते झगड़ा हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गया। बीजेपी समर्थकों ने आरोप लगाया है कि उमेश कुमार के समर्थकों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी पर हमला किया। दोनों प्रत्याशियों के समर्थक भगवानपुर में गागलहेड़ी तिराहे के पास प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान गाड़ी साइड लेने को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर त्रिवेंद्र और उमेश दोनों के समर्थकों को समझा बुझाकर शांत किया। बाद में बीजेपी की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। तो पीछे बीच में गाड़ी थी, उसमें 3 लड़के हमारे जो काफिले में थे, उन लड़कों को निकालकर उनके साथ उन्होंने मारपीट बदतमीजी करी, उसका वीडियो भी है। और उसके साथ साथ आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी, उनके पीएस के साथ उन्होंने मारपीट करी है। अब आप समझिए कि एक प्रत्याशी के पीएस के साथ मारपीट करना, और अपनी अपनी व्यवस्था से सब लोग वर्करी कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं। आप अपने तरीके से कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन गुंडागर्दी से राजनीति नहीं होती, गुंडागर्दी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हरिद्वार सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह रावत और उनके पिता हरीश रावत ने भी पूरी ताकत दिखाई।
वीरेंद्र हरीश रावत ने हर की पौड़ी पर गंगा स्नान और पूजन भी किया और चुनाव में जीत के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर हमलों की बौछार भी की। मुझे डर है इस बात का कि फिर से कुछ झूठ गढ़ा जाएगा, फिर से धन की शक्ति, शराब की शक्ति इस चुनाव का अपहरण करना चाहती है। भाजपा अब जो है अपने धन बल से, पार्श्विक बल से और शराब के बल से इस चुनाव को अपनी तरफ मोड़ने की दुश्चेष्टा कर रही है। मैं हरिद्वार के मतदाताओं से और उत्तराखंड के मतदाताओं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप ही हमारा संरक्षण करें। कहीं ऐसा न हो कि आप जरा सा गफलत में रह जाएं, ये फिर 2017 दोहराएं, फिर 2022 दोहराने में सफल हों। यदि ऐसा हुआ तो फिर आपको कोई मुख्यमंत्री के रूप में मेरी तरीके से सेवा करने वाला, समर्पित भाव से काम करने वाला नहीं मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है हरिद्वार की जनता पर, और हरिद्वार की जनता जिस तरीके से उन्होंने 2009 में हरीश रावत जी को आशीर्वाद दिया, प्यार प्रेम दिया, उसी तरीके से अपने बेटे वीरेंद्र रावत को भी प्यार प्रेम और आशीर्वाद देने का काम करेंगे। चुनाव के पहले दौर की वोटिंग से पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने देशवासियों से की है अपील। रामदेव ने कहा है कि सभी नागरिक वोट जरूर डालें। साथ ही रामदेव ने वोटरों को बड़ा इशारा भी कर दिया। रामदेव ने कहा कि चुनाव में ऐसी सरकार को चुने जो विरासत, विकास, संस्कृति और समृद्धि को साथ लेकर चले, जो राम राज्य स्थापित करने वाली हो, जो राष्ट्रवादी सरकार है, जो सनातन धर्म की जड़ों के साथ जुड़ी हुई जो लोग हैं, उसकी सरकार इस देश में बननी चाहिए। उसके लिए लोग वोट करें। मैं सन्यासी होने के नाते वोट अवश्य करता हूँ, तो मैं सबसे आह्वान करूँगा कि राष्ट्र हित में वोट जरूर करें। ऐसी सरकार को चुने जो विरासत को, विकास को, संस्कृति को, समृद्धि को एक तरफ हमारे कल्चर को लेकर के साथ में चले और दूसरी तरफ इस भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, सामरिक महाशक्ति बनाने के लिए समर्थ हो। ऐसी सरकार चुनेंगे तो सब भारतीयों के सपने पूरे होंगे। पहाड़ के दुर्गम मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां अपनी ड्यूटी निभाने के लिए पहुंच रही हैं। इनमें उत्तरकाशी और चमोली जिले के ऊंचाई वाले मतदान केंद्र भी शामिल हैं। चमोली के दूर दराज और दुर्गम इलाकों में बने मतदान केंद्रों के लिए 40 पोलिंग पार्टियों को बुधवार को रवाना किया गया, जबकि 544 पोलिंग पार्टियों को अगले दिन यानी कि वोटिंग से एक दिन पहले 18 अप्रैल को रवाना किया जाएगा। चमोली जिले में तीनों विधानसभा में कुल 584 मतदान स्थल बनाए गए हैं। नैनीताल पुलिस ने ऐसे पति पत्नी को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली से लग्जरी कार में घूम कर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। बड़ी बात यह है कि आरोपी की मां भी इसमें शामिल है, यानी कि मां, बेटा और बहू का गैंग कर रहा था चोरियां। दिल्ली से लग्जरी कार में वीआईपी बनकर निकलते थे और फिर अलग अलग शहरों के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पहुंचकर लोगों के बैग से गहने और पैसे चुरा लेते थे। इसके बाद कपड़े बदलकर दूसरे इलाके में पहुंच जाते थे। बेटा कार में रहता था और मां और बहू बाजारों में घूमकर वारदात करती थी। हल्द्वानी में भी इन्होंने ऐसी चोरियां की, पर 10 अप्रैल को जब यहां दोबारा आए तो दबोचे गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और कार के नंबर की मदद से आरोपी पति पत्नी तक पहुंच गई, लेकिन आरोपी की मां अब तक फरार है। तीनों यूपी के निवासी हैं। हल्द्वानी में आरटीओ ऑफिस के पास खड़ी एक बस में आग लगने से मच गया हड़कंप। घटना 16 अप्रैल की रात करीब 11 बजे की है। जिस वक्त बस आग की लपटों से घिरी, उसके अंदर कोई भी नहीं था। बस में आग की सूचना फौरन दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आकर आग पर काबू पाया। ये बस हल्द्वानी से रुद्रपुर स्थित सिडकुल कंपनी में श्रमिकों को लाती और ले जाती है, पर कुछ दिनों से यहीं खड़ी थी। बस में आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन रामनवमी पर रामलला का हुआ सूर्य तिलक। 4 मिनट तक ललाट पर चमकती रही सूरज की रोशनी। इस अद्भुत नजारे को देश और पूरी दुनिया ने लाइव देखा। ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ। सूर्य तिलक होने के बाद भगवान श्री राम की विशेष पूजा की गई और आरती उतारी गई। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर श्री राम के नारे के उद्घोष से गूंज उठा। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की ये पहली रामनवमी थी।
500 साल बाद अयोध्या में ऐसा शानदार जश्न मनाया गया। रामलला के सूर्य तिलक की तस्वीरें देख भाव विभोर हो गए पीएम मोदी। उन्होंने जूते उतारकर टैब पर रामलला के सूर्य तिलक का वीडियो देखा। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल जिस वक्त अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक होना था, तब पीएम मोदी चुनाव प्रचार के सिलसिले में असम के नलबारी में थे। वहां मोदी रैली का संबोधन कर रहे थे। रैली में उन्होंने सभी से अयोध्या के इस अद्भुत क्षण का साक्षी बनने की अपील भी की। इसके बाद पीएम मोदी जब हेलीकॉप्टर में बैठे तो पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य तिलक के वीडियो को टैब पर देखा। वीडियो को देखने से पहले उन्होंने अपने जूते उतार दिए और रामलला को शीश झुकाकर नमन भी किया। सीएम धामी ने पत्नी के साथ अपने सरकारी आवास पर सुबह मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की और प्रदेश के कल्याण के लिए प्रार्थना की। मां की उपासना के बाद धामी दंपत्ति ने कन्या पूजन किया। कन्या पूजन के बाद सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। रामनवमी पर सीएम धामी ने कैंची धाम में जाकर बाबा नीम करौड़ी के दर्शन भी किए। तपस्या स्थल पर बैठकर उन्होंने ध्यान भी लगाया और बाबा से प्रदेश में सुख शांति और खुशहाली की मन्नत मांगी। सीएम धामी का कहना है कि हमेशा बाबा नीम करौड़ी महाराज का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहा है। बाबा के दर्शन के बाद धामी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत का दावा भी किया। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन रुद्रप्रयाग के सिद्धपीठ हरियाली देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। देश का पहला गांव कहे जाने वाला माणा गांव से 20 महिलाओं की टोली भी मां भगवती हरियाली देवी की आराधना करने आई। माणा गांव की इन महिलाओं ने यहां मां से विश्व कल्याण की कामना की और मंदिर में पारंपरिक चचरी नृत्य भी किया। रुद्रप्रयाग जिले के जसोली गांव में स्थित हरियाली देवी मंदिर भारत के 58 सिद्धपीठों में से एक है। हरियाली देवी को योग माया और धन की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। मान्यताओं के अनुसार योग माया भगवान श्री कृष्ण की बहन है और भगवती का संबंध बद्रीनाथ से भी बताया गया है। रामनवमी पर हरिद्वार में नील पर्वत पर विराजी मां चंडी देवी के मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मां का यह मंदिर सिद्धपीठ है। माना जाता है कि मां भगवती यहां पर अपने रौद्र रूप यानी कि चंडी रूप में साक्षात विराजती है। मां चंडी के दरबार में पूरे साल ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दौरान यहां दूर दूर से बड़ी संख्या में भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। इस दौरान यहां पर पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यूके न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।